जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। शुरुआत विभिन्न विषयों पर आई प्रतिक्रिया से। एक प्रतिक्रिया है, सोम बूटी से प्राप्त दीर्घजीविता उबाऊ हो जाती है साथी। ये सब केवल बकवास है। बिहार में नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। मोदी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। एक प्रतिक्रिया, रावण 10 खोपड़ी था, यानी 10 खोपड़ा यानी 10 मुंह, लेकिन आरएसएस 20 खोपड़ा है, उसके 20 मुख हैं। गैर बीजेपी पार्टियों की राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म होने के कारण आरएसएस की स्वीकार्यता बढ़ गई है। बिहार शिक्षा की बर्बादी केबी सहाय के बाद, महामाया प्रसाद की सरकार के बाद शुरू हो गई थी। बीच में केदार पांडे के समय इसमें सुधार की कोशिश हुई, लेकिन उन्हें शिक्षा माफिया गिरोह ने बाहर कर दिया। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा ने बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद तो चरवाहा विद्यालय का दौर आया और आज शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफिया उसी श्रेणी में आ रहे हैं जैसे कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया। एक प्रतिक्रिया है, राजनीति और निर्लजता में फर्क करना मुश्किल है। आखिर सरकारी नौकरी सबको क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी माने हराम की कमाई। अगर नीतीश पलटू हैं, इसमें जरा भी शक नहीं है, लेकिन मीडिया लंगड़ा लुल्हा की तरह तिल का पहाड़ बना रहा है और रोज अनाप शनाप का गप लड़ाता है। मीडिया का स्तर भी कम नहीं गिरा है। जहाँ तक दिमागी हाल की बात है, अंतिम समय में जवाहरलाल नेहरू और श्री सिंह की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी थी? विद्वान पत्रकार ये भी बताएंगे। एक प्रतिक्रिया, पीके का वही हाल है जैसे चपरासी का एग्ज़ाम पास नहीं करता है। जो चपरासी का एग्ज़ाम पास नहीं करता है वह बीपीएससी की तैयारी करवाता है। राजनीतिक भविष्यवाणी उसी तरह का होता है जैसे कोर्ट में तोता रखने वाला भविष्य बताता है। आप लोग टीवी चैनलों की तरह मन बहलाने को ख्याल अच्छा है, लगे रहिए मुन्ना भाई। प्रतिक्रिया, बिना पेंदी का लोटा इसी को कहते हैं। राहुल की असली दुकान बंसोक्रेसी है, लेकिन इधर पोलिटिविया की बीमारी इनको भयानक रूप से प्रभावित कर रहा है। मोहब्बत की दुकान राजनीतिक कोठे पर संभव नहीं है। ये अलग अलग जो मैंने वीडियो जारी किया था उस पर प्रतिक्रिया है। मैं प्रतिक्रिया देने वाले का नाम नहीं बताऊंगा, चूँकि गोपनीयता है। हो सकता है मुझसे संवाद हो और खुद का नाम जाहिर नहीं करने का उनका इरादा हो तो बातें अनपेक्षित हो जाएंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 73 साल के हो चले हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के बहुतेरे सवाल है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी, और ख़ास तौर से जो उनका एक्ट हो जाता है अदा कदा और जिस तरह की उनकी ओर से बयानबाजी हो जाती है तो उसको लेकर फिर सवाल जवाब होने लगते हैं और बातें आगे बढ़ जाती है। अभी आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार ने गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अचानक ताली बजाने शुरू हो गए, तो फिर नई बात छिड़ी, नई पड़ताल छिड़ी। तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार तकरीबन 19 वर्ष से बिहार के सत्ता पर काबिज है, मुख्यमंत्री हैं, चाहे इधर रहें उधर भाजपा के साथ हों या उधर लालू जी के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री हैं। उनके खाते में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी दर्ज है। लेकिन जिस तरीके से उनके क्रियाकलाप रहे हैं हाल के वर्ष मान लीजिए, महीने मान लीजिए, और अभी 2 दिन कवल तक, तो उससे निराशा लोगों को होती है। आप देखेंगे कि कभी सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने की बार बार कोशिश करते हैं। बयान भी कई आए हैं, बयान के बारे में भी बता दूंगा। तो उससे
फिर यह सवाल बनने लगता है कि क्या वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, क्या उन्हें विश्राम की ज़रूरत है, क्या राज्य जो बिहार है और खुद नीतीश कुमार के हित में यह है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और पूरी गंभीरता से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो नीतीश कुमार को लेकर के आप देखेंगे कि खास तौर से जब एक नई पार्टी आई है जन सुराज, तो जन सुराज कुछ खासा आक्रामक है और एक तरीके से उसने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी दिमागी स्थिति को लेकर के सवाल है और जिस तरीके से बातें होती है, तो फिर स्वस्थ जो लोकतंत्र की बातें होती है, परंपरा की बातें होती है, तो सभी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बार बार जब एक ही चीज़ों को दोहराया जाता है और फिर जिसको केंद्र में रखा जा रहा है वह शख्स अगर कुछ ऐसा आचरण करता है, ऐसी हरकत करता है, ऐसी बातें करता है जिससे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको आधार मिलता है, तो फिर बातें नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं हो जाती। अब तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, लालू जी के उत्तराधिकारी तेजस्वी, तो वो भी सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले दिनों बिहार विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलने के दौरान नीतीश कुमार पति पत्नी के रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल गई थी जिसके चलते उनकी काफ़ी बदनामी हुई थी। लोकसभा चुनाव की रैली और चुनाव के बाद एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने चले गए। इसके अलावा पीएम मोदी के नाखून में लगे, एक रैली का वाकया है कि नरेंद्र मोदी के नाखून में लगे वोटिंग के निशान को देखने लगे। कभी जो उनके अशोक चौधरी मंत्री होते हैं, उनके खासम खास होते हैं, तो उनसे माथा टकराने लगते हैं। अशोक चौधरी के पिताजी महावीर चौधरी होते थे, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री दिग्गज थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे, तो श्रद्धांजलि देने के दौरान अशोक चौधरी के सिर पर ही फूल माला डालने लगे। तो इस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल उठ जाते हैं, बातें हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि इसी 18 जनवरी को, माने इसी वर्ष, उन्होंने एक बयान दे दिया कि पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा पहन रही है और बोलती है कितना बढ़िया है। इससे पहले 13 जनवरी को कर दिया कि हम सभी को माता ने ही पैदा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतना बोलते हैं, डिप्टी जो सीएम होते हैं सम्राट चौधरी ने कह दिया कि चलिए नसर हो गया। मतलब वो कुछ बोलने लगते हैं और असहज माहौल होने लगता है तो उनके साथ चलने वाले लोग फिर उनको। उससे पहले 5 जनवरी को देखेंगे तो उन्होंने कह दिया कि आप सबका चेहरा कितना बढ़िया दिख रहा है, पहले किसी का दिखता था, अब कितना बढ़िया बोलती है महिलाओं को लेकर के। पिछले 2023 की बात है कि नवंबर महीने में उन्होंने कह दिया था कि महिला शिक्षित होगी तो प्रजनन दर कम होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पति और पत्नी के संबंधन प्रजनन प्रक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने जो बोला तो वह तो बोला नहीं जा सकता है सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर। तो रावण दहन के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में जो रावण दहन कार्यक्रम होता है, तो कार्यक्रम के दौरान बीच में ही तीर धनुष नीचे फेंक दिया था। राज्यपाल भी, जो तब के राज्यपाल थे वो आर्लेकर जी, तो उनके साथ थे। तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें लगा कि तीर धनुष की जगह किसी ने उनके हाथ में सांप थमा दिया है, इसीलिए ऐसा उन्होंने फेंक दिया। मैं नहीं कह रहा है, तेजस्वी आक्रामक होते हैं। जब अभी हाल ही गांधी की पुण्यतिथि पर बातें आई और जब तालियां बजानी शुरू की नीतीश कुमार ने और तस्वीर भी वायरल हो गई, तो फिर तेजस्वी की जो प्रतिक्रिया आई थी, तो मैंने बताया कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के बराबर उन पर हमला साध रहे हैं। तो जब गांधी जी की पुण्यतिथि पर बातें हुई तो तेजस्वी ने कह दिया कि गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या करने पर ताली बजाकर नीतीश कुमार जो है गोडसे के उपासक हैं, तो जश्न मना रहे थे। कह दिया कि नीतीश कुमार तन मन से गोडसे और संघ के आराधक है। तो जो यह घटना है यह दर्शाती है कि मानसिक स्थिति उनकी प्रदेश चलाने के योग्य नहीं है। तेजस्वी ने रावण दहन दशहरा का भी जिक्र किया। तो इस तरीके से बातें हो रही है। तो संक्षेप में थोड़ा और बातें कर लेते हैं कि नीतीश का जो सफ़र रहा है राजनीति का, एक विश्लेषण रहा है कि नीतीश कुमार शुरुआत से ही सिद्धांतहीन नेता रहे हैं।
मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। तो जो सोशल नेता भी हैं उनके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया, कशिश होने का दम भरने वाले नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह यादव हो, रामविलास पासवान हो, वो वास्तव में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त शासक वर्गीय राजनीति करने के उस्ताद खिलाड़ी रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1994 में लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी और 1995 के विधानसभा चुनाव में माले के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब जॉर्ज फर्नांडिस उनके नेता थे। लालू प्रसाद की पार्टी से जब शिकस्त मिल गई तो जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में 1996 से नए किस्म की राजनीति, वैवाहिक राजनीति शुरू कर दी और बुजुर्गा राजनीतिक इस पार्टी में उनकी पार्टी जो समता पार्टी है उसका गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी से हुआ। इस गठजोड़ के चलते ही उन्हें केंद्र सरकार रेल मंत्रालय संभालने का मौका मिला। 2000 में बिहार विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में केंद्र सरकार की मदद से जोड़ तोड़ के जरिए वे कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। दोबारा मार्च 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में सत्ता की चाबी लेकर तब लोजपा के जो मुखिया थे रामविलास पासवान इधर उधर घूमते रहे। कोई पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई तो राष्ट्रपति शासन लगा और नवंबर 2005 में दोबारा जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जदयू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया। तब से आज तक बिहार की पूंजीवादी शासक वर्गीय राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं और अब तक 9 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आया राम गया राम की विशुद्ध अवसरवादी राजनीति में उन्होंने हरियाणा के भजन लाल को भी मात दे दी है। बिहार में तो उन्हें पलटू राम के नाम से आसानी से पहचाना जा रहा है। लेकिन इन तथ्यों के बावजूद बिहार की ज़मीनी हकीकत यह है कि समाज के खास तबके में इनका ज़बरदस्त प्रभाव है और जिस गठबंधन के साथ गलबहियाँ करते हैं उसी को बहुमत हासिल हो जाता है। यही बिहार की दागदार सच्चाई है जिसका फ़ायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि 18-19 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के सत्ता के शीर्ष पर हैं। उन्हीं की कृपा से कुछ महीनों के लिए जीतन मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के शासनकाल की प्रथम पारी में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, बिजली की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ और बिहार की सड़कों का जाल फैलाकर नीतीश कुमार ने ऐसे 2 महत्वपूर्ण काम किए जिसकी सराहना सभी करते हैं। लेकिन शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका काम संतोषजनक नहीं रहा। भूमि सुधार के मामले में भी यही स्थिति है। 2005 के नवंबर में जब शासन संभाला था तो अमीरदास आयोग को भंग कर दिया था। आपको याद होगा कि लक्ष्मणपुर बाथे जो नरसंहार हुआ था उसके लिए जस्टिस अमीरदास आयोग का गठन हुआ था। तो नीतीश कुमार के साथ भाजपा का गठजोड़ स्वाभाविक है, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार खुलेआम सांप्रदायिकता और जातिवाद का कार्ड खेलने से परहेज करते हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बेशर्म धर्म सद्भाव वाली धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और बड़ी चालाकी से जातिवादी कार्ड को साधते हैं। अत्यंत पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए 2006 से पंचायत चुनाव में की व्यवस्था नीतीश कुमार के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है जिसका चुनाव में फायदा उनको मिलता रहा है। आज भी नीतीश सबके हैं कहा जाता है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, शासन बाबू भी हैं। आज के तारीख में भी भाजपा लाख कोशिश कर ले उन्हें ठिकाने लगाने के, किनारे बैठाने की, लेकिन भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार को किनारे बैठा कर करे और उनको ठिकाने लगा करके फिर अभी जो कुछ पा रही है वह भी नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करने की स्थिति नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार केंद्र में हैं, सभी उनका साथ चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की बातें हो रही है, तमाम चीज़ें हैं और जो कुछ सामने आ रहा है उससे यही सवाल हो रहा है। सवाल उठाने वाले राजनीति में जो भी उठा ले, लेकिन आमतौर पर भी यह धारणा बनती है कि क्या नीतीश कुमार थक गए हैं, क्या उन्हें आराम करने की ज़रूरत है, क्या उन्हें आराम कर लेना चाहिए। क्योंकि चुनाव सिर पर है। नीतीश कुमार भी अपने साथी दलों के साथ चुनाव अभियान पर ही हैं, प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। तमाम बातें हो रही है, अभी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव के मौके पर उनके आराम का सवाल, उनके स्वास्थ्य का सवाल, उनके दिमागी स्थिति का सवाल, यह जो चर्चा के केंद्र में जगह बनाता जा रहा है, तो इससे लगता है कि बड़ी मुश्किलें पेश होने वाली है। तो वस्तु स्थिति क्या है नहीं है वो नीतीश जानेंगे, उनके आजू बाजू के लोग जानेंगे। यह उनका व्यक्तिगत मसला है। जैसे कि मैंने एक प्रतिक्रिया का हवाला भी दिया था
कि एक उम्र पर आकर के कोई अप्रत्याशित नहीं है। श्रीकृष्ण सिंह की बातें भी जो मैंने एक हमारे व्यूअर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने उदाहरण दिया था। तो होता है एक उम्र के प्रभाव पर, लेकिन जिस तरीके से स्थिति हो जाती है, पलटू राम पलटी मारी, ये तमाम बातें ही नहीं है। नीतीश का कोई एक विकल्प नहीं है, यह सब लोग मान रहे हैं। लेकिन जो सवाल आकर के केंद्र में जगह बना रहा है, उस सवाल पर अगर जनता व्यापक रूप से विचार करेगी और फिर वह अगर विचार के केंद्र में फैसला लेने के वक्त होगा तो फिर क्या स्थिति होगी। बहरहाल से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।